Let's start today. Work done by a variable force. Work done by a variable force. अभी तक जो हमने देखा था उसमें हम क्या मान रहे थे? ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी जो मोशन हो रही थी उसमें लगने वाला फोर्स क्या मान रहे थे हम? कांस्टेंट. अब क्या हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाए जा रहे हैं, हो सकता है वो वेरी कर सकता है, कभी 10 न्यूटन, कभी 20 न्यूटन, कभी 50 न्यूटन, कभी 100 न्यूटन, कभी 70 न्यूटन. सो द फोर्स कैन वेरी. देन हाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, और हाउ वी विल कैलकुलेट द वर्क डन. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड से. ग्राफिकल मेथड से ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने इम्पल्स टॉपिक को कवर किया था. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड सेम उसी तरीके से चलेगा यहाँ पर वर्क डन. तो हमें पता है वर्क का, अब इस कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करें. तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बेसिक फॉर्मूला वर्डिंग के अंदर अगर बोले तो इसका मतलब अगर मुझे एक ग्राफ बनाना हो और फॉर्मूला ये ऑब्टेन करना हो, W इज इक्वल टू एफ एस, तो ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी. तो हमें पता है कि स्लोप देती है. स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, और एरिया का मतलब होता है वाई एक्सिस की क्वांटिटी इनटू एक्स एक्सिस की क्वांटिटी. तो यहां पर फॉर्मूला देखा तो ये दो क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में. तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या करूं, एक पर रख दूं एफ और एक पर रख दूं एस, और उस जो भी दे रखा होगा ग्राफ उसका एरिया निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका एरिया क्या लगेगा? वाई एक्सिस क्वांटिटी इनटू एक्सिस क्वांटिटी, यानी एक पे फोर्स एक पे डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन. तो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है. हम ऐसे करते हैं इसको स्टार्ट. सो लेट्स सपोज वी हैव गिवन एक्स वाई ग्राफ. वाई एक्सिस पर फोर्स बोल दिया गया है और एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट बोल दिया गया है. डिस्प्लेस इन मीटर, फोर्स इन न्यूटन. ठीक है, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ रैंडमली, तो वो कहीं पे इस तरीके से चला गया. मान लीजिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं. तो थोड़ा इजी रखने के लिए मैंने इसको एक नॉर्मल बना देता हूँ. ये इस तरीके से ए से बी में गया है. क्लियरली ए पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू कुछ और है, एफ ए बोल देते हैं इसको, और बी पर कुछ और होगा तो एफ बी बोल देंगे. तो इसका मतलब इसके अंदर फोर्स वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट उसके रेस्पेक्ट में, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको बोल देते हैं S1 और बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोल देते हैं इसको S2. तो इसने इस वेरिएबल फोर्स ड्यूरिंग द ए बी, जो भी वेरिएबल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से S1 से लेकर के S2 तक का उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया. बोले तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा? S2 माइनस S1, इसका गैप, क्योंकि ओरिजिन से S2 का मतलब क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस S2 है और OS1 को ओरिजिन से डिस्टेंस S1 बोलेंगे. तो इनका बीच का गैप कितना आ जाएगा? S2 माइनस S1. ठीक है, अच्छा साहब. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा वर्क डन फाइंड करने का? हमारा वर्क डन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट है कि इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लें. तो आपको जनरली क्वेश्चंस में जो फिगर दिए जाएंगे वो रेगुलर फिगर दिए जाएंगे. कैसे फिगर दिए जाएंगे? मान लीजिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इस तरीके का हो गया. तो आप क्या करोगे? जैसे इम्पल्स में कॉन्सेप्ट लगाते थे, आप इसको अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर लोगे. फिर जो शेप नजर आ रहा होगा उसके यहाँ पे 3 एरिया नजर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से. 3 एरिया को, 3 एरियाज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट एरिया ट्राइंगल का, सेकंड एरिया रेक्टेंगल का, थर्ड एरिया ट्रेपेजियम का. तो इन तीनों के अलग अलग एरियाज निकाल के टोटल ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा. यही कॉन्सेप्ट यहाँ करना है. तो रेगुलर फिगर में तो एरियाज का फॉर्मूला पता होता है तो हम इजीली लगा देते हैं. इसमें कैसे लगाएंगे? तो इसमें लगाने के लिए हमने क्या किया, जैसे इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट था तो हमने इसको कई इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर दिया. लेट्स सपोज कि हर एक जगह पर जो ऑब्जेक्ट है इन यूनिट टाइम वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है. तो ये जितना आपको दिख रहा है उससे भी ये स्मॉल है ना?
आप इस तरीके से देखिएगा और भावनाओं को भी समझिएगा कि सीधी लाइन ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मान लीजिए मैंने वन ऑफ द एरिया सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, तो हर एक एरिया कितना डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है, ये इतना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds का, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया ds, इसको नाम दे देते हैं PQRS, PQRS। सो ये PQRS, अगर ये एक स्ट्रिप देखें तो ये सभी स्ट्रिप्स रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की जैसे नजर आ रही है, और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है। और क्योंकि हमने स्ट्रिप, यहाँ थोड़ा बड़ा व्यू बना रहा हूं, तो ये जब स्ट्रिप लेंगे तो इसके अंदर ये जो इतनी सी जगह है या इससे भी छोटी है, इसके अंदर फोर्स ऑलमोस्ट P से Q के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही बना रहेगा। जो भी फोर्स लग रहा होगा P से Q में, वो डिस्टेंस ही अपने आप में P से Q का गैप ही इतना छोटा है कि वहां पर जो भी फोर्स लग रहा होगा P से Q के टाइम पर, वो फोर्स क्या एज्यूम किया जा सकता है, कांस्टेंट, ठीक है। सो लेट्स सपोज ड्यूरिंग P to Q इन बिटवीन AB, ये जो फोर्स लग रहा है इसको हमने कांस्टेंट फोर्स F मान लिया, ठीक है। और यहां पर हमने इस F फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट ds हुआ, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट RS वाला जो ds डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है इस ऑब्जेक्ट ने, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स के कारण ds डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने क्या बोला कि let ds displacement infinitesimally let during infinitesimally small displacement, small displacement ds, small displacement ds, the force F can be taken as constant, और बाकी की थ्योरी आपको पता ही है कि वे डिवाइड, वो सारी लाइन थ्योरी में यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मैंने वर्डिंग्स में बोल ही दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। सो जो ये वर्क डन निकलेगा, सो देयरफॉर अ स्मॉल वर्क डन, work is being done, a small work dw work is being done by this force, and by graphical method it can be find out, it can be find out as following. It can be find out by finding the area of rectangular strip PQRS, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे क्या, DW will be equals to area of PQRS। क्यों, क्योंकि हमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि वर्क डन क्या होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफ से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसे बनेगा, जब वो इसका एरिया दे, क्योंकि एरिया से हमेशा y एक्सिस क्वांटिटी इनटू x एक्सिस क्वांटिटी मिलती है। तो एरिया ऑफ PQRS ये एक तरह का रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं लेंथ की बात करूं PQ की, तो इसकी लेंथ यही है F, ये लेंथ कितनी हो गई F, यहां से यहां तक की, और ब्रेथ कितनी हो गई DS। सो अगर बात करूं तो एरिया PQ नहीं, QR इंटू SR इसका डिस्प्लेसमेंट जो DS ले रहे हैं, तो QR तो है F, ये है DS, ये मिल गया DW। इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा एम क्या होता है, नाउ बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ ईच सच infinitesimally small strips, we will be obtaining the DW, DW1, DW2, DW3 from A to B, and afterwards what we will be doing it कि हम इन सबको ऐड कर देंगे।
अब ऐड करने के लिए एक तो तरीका है समीशन लगा ले, और एक तरीका होता है इंटीग्रेशन लगा दे। समीशन तब लगाते हैं जब ये एक स्ट्रीम यहाँ होती, दूसरी यहाँ होती, तीसरी यहाँ होती, उसमें हम समीशन लिखते हैं डिस्क्रीट में। और कोई चीज कंटिन्यूएशन में हो, अगर देखिए यहाँ पर मैं ये इसका निकालूं फिर इसका निकालूं, तो इसके जस्ट बाद है, ये इसके जस्ट बाद है, ये इसके जस्ट बाद है, ये इसके जस्ट बाद है, यानी कि जो भी एरिया निकलेंगे वो कंटिन्यूएशन में बनते जाएंगे ए से बी तक। तो हम टोटल एरिया फाइंड करने के लिए या टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, एक का निकाल करके इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे, ए से बी तक। ए से बी तक में लिमिट क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन की, किसके रेस्पेक्ट में, यहां पर देखिए वेरिएबल कौन चल रहा है इधर, ds, यानी कि s डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगाएंगे। ए पर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या माना है s1, इस पर क्या माना है s2, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम ये भी बोल देते हैं, या अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स की डायरेक्शन भी अलग होती है तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला तो f डॉट ds होता है, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। और इनिशियली अगर आप मान रहे हैं कि अगर f और ds सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स भले ही मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रहा है, तो आप एफ ds लिख देते हैं, लिख सकते हैं। लास्ट के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे कि अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी तो जनरल फॉर्मूले में हम क्या लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या लिख दूं मैं, देयरफॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B is found by W is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dW, बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ F ds, और लिमिट क्या लग जाएगी, S1 से S2, डन, खत्म हो गया बस। दिस इज द वर्क डन। इफ F, अच्छा F को बाहर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने F क्या ले रखा है, वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे ये वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में दे रखा होगा आपको, जैसे F की वैल्यू दे दी गई, मान लीजिए कि इफ F इज अ वेरिएबल फोर्स व्हिच इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट बाय दिस रिलेशन 2s plus 3s square by 2, then find out the work done from if the object is displaced from s is equals to 1 meter to s is equals to 3 meter। अगर आपको ऐसा बोल दिया तो आप क्या करते हैं, यहां पर w कैसे फाइंड करोगे, और एंड f इज इन अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो f डॉट ds क्या हो जाएगा, f ds cos 0, f ds cos 0 f ds, तो आप यहां पे लिखोगे f ds लिमिट s1 से s2, f का फॉर्मूले में आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, 2s plus 3s स्क्वायर बाय 2 इंटू ds। अब जैसे हम डिफरेंशिएशन को सेपरेट करके कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ये भी सेपरेट कैलकुलेट हो जाएगा, 2s ds प्लस 3/2 s स्क्वायर ds। इसके अंदर कांस्टेंट 2 है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट होता है और मल्टीप्लाई में हो तो वो बाहर आ जाता है। ऐसी 3/2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। लिमिट s1 से s2 चल रही है, s1 से s2 चल रही है, s ds प्लस 3/2 s स्क्वायर ds। अब आपको बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ये पता होना चाहिए और होता भी होगा। x की पावर n ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस फॉर्मूले का यूज करूं तो यहाँ s के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब 1, तो ये क्या बन गया 2 इंटू s की पावर 1+1 s स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और लिमिट कहां से कहां तक, s की वैल्यू s1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 to 3, 3/2 कांस्टेंट, s स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से, s की पावर n का काम कर रहा है 2, तो 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, तो s³ अपॉन 3 लिमिट 1 to 3। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर के ये अपॉन में 3 है, ये ऊपर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम फिर कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस 3 को कहां सब्स्टिट्यूट करना है, जो वेरिएबल है उसमें। वेरिएबल कौन है, s, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर, ये तो इसके कारण हुआ, प्लस यहां 1/2 बच रहा है, s³ अपर लिमिट, s की जगह 3 रखी तो 3 का होल क्यूब
माइनस लोअर लिमिट एस की जगह 1 रखा मैंने, तो क्या मिलेगा 1 का होल क्यूब। क्या बन गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस हाफ 3 का क्यूब 27 माइनस 1, कितना हो गया 9 माइनस 1 8 प्लस हाफ इंटू 27 माइनस 1 26, और ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 13 और 13 और 8 कितना हो गया 21, और ये डी मतलब ये वर्क डन का आंसर आ गया किसमें जूल में, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर इन मीटर। ठीक है, और अगर इफ फोर्स मेक्स सम एंगल, इफ वेरिएबल फोर्स, कौन सा फोर्स, इफ वेरिएबल फोर्स ऑल चेंजेस इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी ये वाला जो फॉर्मूला लिखा ये किस बेस पर लिखा है हमने, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन सेम थी, थीटा 0 था। अगर दोनों में चेंज हो रहा हो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देन वी राइट, हम क्या लिखते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला, तो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है डायरेक्टली, S1 to S2 F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन में बोला होता कि द फोर्स इज चेंजिंग बाय दिस रिलेशन एंड मेकिंग सम एंगल 60 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आप यहाँ पे FDS के साथ cos 60 भी लिखते, cos 60 की वैल्यू आप यहाँ पे 1/2 भी लिखते, तो फिर 1/2 का फैक्टर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। इसी जगह से एक्चुअल फॉर्मूला यही है, इसी जगह से आपका ये फॉर्मूला बनेगा, और इस फॉर्मूले से आपका मेन फॉर्मूला कौन सा बनेगा, FS। कैसे बनेगा उसको भी हाथों हाथ समझ लीजिए, कि मान लीजिए पहले तो बताइए कि ये पूरा पोर्शन कितनों को अच्छे से समझ में आ गया, गिव मी आंसर। तो देखिए अभी यहां से हम कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला बनाते हैं। पहले हमारा सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्मूला क्या होना चाहिए हमेशा, जो आपको ध्यान रखना है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 to S2 F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक, अब मैं बोलूं केस 1, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, force and displacement are in same direction, तो सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा कौन सा फोर्स, केस 1 वेरिएबल फोर्स, तो इसका मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन तो सेम बताई दी, देन थीटा विल बी 0, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, S1 S2 F ds cos 0 की वैल्यू 1, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। कौन सा वाला, ये वाला। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। केस 2, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अब वेरिएबल की जगह हम क्या मान रहे हैं, फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स ही कांस्टेंट होता तो हम क्या लिखते, तो W इज इक्वल टू, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, F ds cos थीटा, F ds cos थीटा। ठीक है, मान लिया मैंने कि केस 2 के अंदर फोर्स कांस्टेंट है और सेम डायरेक्शन में, तो W इज इक्वल टू, पहले तो क्या बना हुआ है हमारे पास, S1 to S2 F ds, फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज तो इंटीग्रेशन के क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, तो W इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, F इंटीग्रेशन ऑफ S1 to S2 ds, और हमें पता है कि केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx हो तो उसका आंसर क्या होता है, x, तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ds का आंसर क्या हो जाएगा, s, और लिमिट क्या लग जाएगी, S1 to S2, तो s, इसका आंसर s, लिमिट S1 to S2 f S2 माइनस S1, तो ये f डेल्टा s, यही हमारा फॉर्मूला आता है बेसिक कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई कहे कि नहीं सर एंगल भी होता तो मैं क्या लिखता, अगर थीटा चल रहा होता तो F ds cos थीटा। अब थीटा भी तो फिक्स हो गया ना, थीटा चेंज नहीं हो रहा, फोर्स कांस्टेंट बोल दिया, फोर्स जब कांस्टेंट बोल दिया तो वो एक सेम एंगल के अलोंग ही लग रहा होगा, तो F भी कांस्टेंट, cos थीटा भी कांस्टेंट,
तो एफ कॉस थीटा पूरा ही बाहर आएगा। तो ये हर जगह एफ कॉस थीटा चल रहा होगा, तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, एफ डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखो एफ एस कॉस थीटा बन गया। अगर डेल्टा एस को आप एस बोल दो, एस टू माइनस एस वन को नेट डिस्प्लेसमेंट, ये जो एस टू माइनस एस वन इसको अगर हम सिंपली एस बोल दे तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा बोले तो एफ डॉट एस। तो ये फॉर्मूला वैलिड कब है, केवल तभी जब फोर्स कांस्टेंट हो। जनरल फॉर्मूला क्या है, एफ वेक्टर डॉट डीएस। कितनों को ये सब बातें क्लियर हो चुकी है अच्छे से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन दो तरह की हो सकती है, या तो फ्रिक्शनलेस या विद फ्रिक्शन। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं फ्रिक्शनलेस की। फ्रिक्शनलेस की एक ही कंडीशन बनेगी या मैक्सिमम दो कंडीशन बन सकती है, तो उसमें कैसे लगेंगे करेंगे, और जो प्रोसेस वो रहेगा उस वही प्रोसेस को माइंड में रखते हुए फ्रिक्शन वाले पे अप्लाई करेंगे हम कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायग्राम सभी को रटा हुआ होना चाहिए। अब ये इंक्लाइन प्लेन वाले डायग्राम, तो अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एम मास का ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रख दिया। अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट है तो यहां पर इसका वर्टिकल, ये क्या चीज बोला जाता है इसका, वेट। तो वेट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक है, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की ये जो लाइन है, ये अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। mg का थीटा की तरफ कंपोनेंट लेने के लिए इसके एरो से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जहां ये परपेंडिकुलर मीट करता है वहां पर एक एरो लगाते हैं, तो ये जो यहां से यहां तक की लेंथ आई, यही इसका क्या कहलाएगा, mg cos थीटा। क्योंकि हम कंपोनेंट के लिए mg को किधर घुमा रहे हैं, थीटा की तरफ। तो जब भी थीटा की तरफ किसी भी वेक्टर को या किसी भी चीज को घुमाया जाएगा तो उसका कंपोनेंट क्या बोला जाएगा, उसमें कौन सा फैक्टर रहेगा, cos। ठीक है, सब चीजें सीख चुके हो, केवल रिकैप वापस से दे रहा हूं। ठीक है, तो और एक कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, ये किसके हुआ, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस है ये वाली, और ये चल रही है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस, तो यहां पर दूसरा कंपोनेंट, सर ये सरफेस पे परपेंडिकुलर लिया, तो एक कंपोनेंट और लेना है जो सरफेस के किधर हो, अलोंग हो। तो यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डाला, जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वहां पर हम एक एरो बनाएंगे, और वहां तक की ये जो एरो डायग्राम है ये इसका क्या कहलाएगा, mg sin थीटा। mg sin थीटा अपने आप में एक फोर्स है, mg cos थीटा अपने आप में फोर्स है, mg भी अपने आप में एक फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इसका वेट को रिप्रेजेंट करती है। अब ध्यान से देखें कि यहां पर इनिशियली अभी आपने मान लीजिए रोककर अभी पकड़ा हुआ है, तो ये कंपोनेंट तो सारे आ ही रहे होंगे। जब आपने इसको रोक करके रख रखा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी कितनी चल रही होगी, 0। जैसे ही आपने छोड़ा, क्योंकि यहां कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो इस mg थीटा वाले फोर्स के कारण इस ये इधर की तरफ नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट होगा, और आफ्टर स्लाइडिंग ये फाइनली मान लीजिए यहां पे आ जाएगा। तो इस जगह से इस जगह तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने बोल दिया s। जैसे ही ये mg sin थीटा इस फोर्स के कारण नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। क्योंकि ये सिर्फ mg sin थीटा के कारण ही आ रहा है और कोई फोर्स नहीं दिखता, तो जो भी इसमें एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन, इनफैक्ट हम जब भी कोई भी आपके लेवल पे जब भी हम पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन 99.99% सिचुएशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब भी मोशन हो रही होगी तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि यहां से यहां तक एक्सेलरेशन ये है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन दूसरी है। तो हम उन पार्ट्स में जहां जहां एक्सेलरेशन सेम रहेगी उनके लिए अलग अलग काम करके, स्टडी करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे। क्यों बोल रहा हूं ये बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती कौन कौन सी, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2s. These are valid only and only for
कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, तभी अप्लाई आप कर सकते हो। चीज समझ में आती है? ठीक है, तो हमने बोला एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जिसकी डायरेक्शन ये है। एफबीडी डायग्राम अब यहीं पे इसमें नजर आई है आपको कि एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg cos थीटा। क्या कोई वर्टिकली मोशन दिख रही है? ऊपर तो नहीं जा रहा जंप मारता हुआ, तो वर्टिकल मोशन में एफ नेट कितना होगा? 0। केवल मोशन किधर हो रही है? डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? s। तो हमें पता है यहां पर कि अगर मैं पूछूं वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, ये किसके कारण आया होगा? बस इतना सा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये एक्चुअल में किसके कारण है? ड्यू टू mg sin थीटा फोर्स, इसके कारण ही आया, क्योंकि और तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, हमने तो बस उसको छोड़ा है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अपने आप स्लाइड होगा इस फोर्स के कारण। ठीक है, रीजन इधर कोई बैलेंस करने के लिए है ही नहीं, तो अनबैलेंस फोर्स कौन हुआ? mg sin थीटा। ठीक है, तो वर्क डन क्या होना चाहिए? mg sin थीटा, यानी कि फोर्स अगर मैं इसको बोल दूं, इसको f बोल दूं, कैपिटल F, तो f, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s, और इनके बीच में ध्यान से देखिए फोर्स इधर लग रहा है m पर, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो बताइए एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री है ना। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मोशन है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0, पैरेलल होने के कारण। तो fs cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि सिंपली क्या आ गया? fs। ठीक, तो ये कितना निकल गया सर? mg sin थीटा इंटू s। तो बस ये आपका आंसर हो गया इस सिचुएशन में। मान लीजिए अगर इधर ऊपर से भी एक फोर्स लगा दिया जाता F एक्सटर्नल, तो यहां पर ध्यान से देखूं तो इसका एफबीडी डायग्राम बनाओ तो 2 फोर्स लग रहे होते हैं, एक F एक्सटर्नल और एक mg sin थीटा। तो नेट फोर्स कितना आता? F नेट, F एक्सटर्नल प्लस mg sin थीटा। तो इस फैक्टर में F की जगह में क्या लिखता? mg sin थीटा प्लस F एक्सटर्नल इनटू s। डन, ये फ्रिक्शनलेस का। ठीक है, ठीक इसी तरह से ऊपर जा रहे होगे। ठीक है, अगर ऊपर मान लीजिए तो है डाउनवर्ड मोशन, अगर मैं बात करूं फॉर अपवर्ड मोशन, इसके अंदर कैसे करूंगा? तो इसका डायग्राम देखिएगा। अपवर्ड मोशन के लिए मुझे कंपलसरी एक फोर्स लगाना पड़ेगा F, इसको अब F हटा देते हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये ऊपर तभी जाएगा, मान लीजिए नीचे से हम ऐसे लेकर के F फोर्स लगा करके, तभी ऊपर जाएगा जब mg sin थीटा से क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, तभी यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट s हुआ होगा। इसी डायग्राम को उल्टा समझ लीजिए। ठीक है, कंपोनेंट्स तो वही बनेंगे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं F नेट इन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, ये कितना होना चाहिए? इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन भी ऊपर, क्योंकि आप F इधर लगा रहे हो। तो इसका एफबीडी डायग्राम देखो कि कैसा बनेगा। F इधर लग रहा है, इधर लग रहा है mg sin थीटा, और एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस हुआ है a का। ठीक है, सो F नेट क्या लिखोगे? m मास का ऑब्जेक्ट है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F नेट कितना हो गया? a डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, F उसके डायरेक्शन में अपोजिट जो है वो नेगेटिव, माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। F नेट आपको कितना मिल रहा है? F माइनस mg sin थीटा। तो जो नेट फोर्स चल रहा है ये है आपका बेसिक, जो इसके अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है फोर्स। अगर मैं वर्डिंग में लिख दूं तो ये जो फोर्स लिखते हैं वो नेट फोर्स लिखते हैं बेसिकली। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर? F माइनस mg sin थीटा, और इसी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? s का। तो आप जब फॉर्मूला लिखोगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, तो यहां पे क्या लिखोगे? फोर्स ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो F डॉट ds, तो cos 0 तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही आना है। फोर्स क्या लिखा जाएगा यहां पर? F माइनस mg sin थीटा इंटू s। डन। ठीक है, सो ये इसका वर्क डन हो जाएगा किस पर? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। कितनों को समझ में आ गई ये वाली कहानी भी पूरी? तो अब बात करते हैं वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑन रफ
सरफेस, है ना। रफ सरफेस का मतलब अब फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को काम में ले रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, इनिशियली मैंने पकड़ रखा था u0 था, छोड़ दिया, और मान लीजिए कि यहां पर mg sin थीटा इतना ज्यादा है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो चुका था। तो आप पहले तो सोचिए कि इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। mg sin थीटा जब नीचे लग रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के मूव होने की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में ही, नीचे की तरफ, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन को अपोज करने के लिए, उसकी टेंडेंसी को अपोज करने के लिए यहां पर। ये कब तक लग सकता है, कब तक रुका रख सकता है ये, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन ना लग जाए। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम mg sin थीटा या इसके बराबर है तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट का आना जरूरी है। वर्क डन अब तभी पॉसिबल होगा जब इसमें डिस्प्लेसमेंट आए, और डिस्प्लेसमेंट अगर हम और कोई फोर्स नहीं लगा रहे, हमने बस छोड़ दिया, तो नीचे आने के लिए जरूरी है mg sin थीटा का फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना। इसका मतलब जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे स्लाइड कर रहा होगा, और जब ये मोशन में आ जाएगा तो मोशन में आने पर जो फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है वो क्या बोलते हैं, काइनेटिक। सो एफ के आप सिंपली मोशन के अंदर स्मॉल एफ ले सकते हो, उसका अंडरस्टूड है वो मोशन के दौरान कौन सा फ्रिक्शन कंसीडर किया जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए ये मोशन हो रही है ऐसे, तो कंटिन्यूएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। ये एक फोर्स से कुछ इफेक्ट इसको कैंसिल करने में लग गया, बाकी नेट फोर्स से आ रहा होगा। तो समझने के लिए मान लीजिए ये 100 न्यूटन था और इसके अंदर मान लीजिए 30 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो नेट किस फोर्स से नीचे आ रहा होगा, 70 न्यूटन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 30 न्यूटन तो काइनेटिक को बैलेंस करने में चला गया, बाकी का जो बचा उसी से तो ये नीचे आएगा, ठीक। चलिए साहब, अब स्टार्ट करते हैं यहां पर वर्क डन। अब यहां पर हम वर्क डन जो बात कर रहे हैं वो ड्यू टू फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो mg sin थीटा की हो ही सकती है कि ड्यू टू mg sin थीटा बताइए वर्क डन, एक बता रहे हैं वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आपको पता है कैसा वर्क डन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरीवन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑलवेज बी नेगेटिव या रीजन, फ्रिक्शन के कारण एफ डॉट एस लोगे तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और एफ एस कॉस 180 माइनस एफ एस आएगा, तो हमेशा नेगेटिव वर्क डन ही होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑलवेज कंफर्म, ठीक है। अच्छा सर, तो आपसे पूछा गया सर कि व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, तो आप क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस वेक्टर, और एस ये इधर नीचे आ रहा है, तो एस की डायरेक्शन तो है इधर की तरफ, एफ की डायरेक्शन है उधर की तरफ अपोजिट, तो ये कितना बन गया, एफ एस कॉस 180, बोले तो माइनस एफ एस, तो ये याद रखना है आपको। तो ये W आ गया आपके पास माइनस एफ एस। अब मेरा एम है एफ फाइंड करना। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, एफ के लिखूंगा तो म्यू के एन, तो मैं सिंपलिसिटी रखने के लिए म्यू एन लिख देता हूं, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। यहां पर अब मुझे एन मैंने माना हुआ है, मुझे क्या दे रखा था, एम मास, जी नोन होता है, थीटा आपको दे रखा है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो किन टर्म्स में आना चाहिए, एम की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में, और जी ज्यादा से ज्यादा क्योंकि नॉन वैल्यू होती है हमेशा, उसको आप ले सकते हो। तो एन आपने एज्यूम किया हुआ है कि नॉर्मल रिएक्शन, लेट बी आर एज्यूमिंग इज एन, तो आपको कन्वर्ट करना है एन को यहां पर। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, दो डायरेक्शंस में देखें, एक तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल रिएक्शन इसमें नहीं है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, उससे रहेगा, लेकिन फिर भी आपको लगानी आनी चाहिए क्या इसकी इक्वेशंस। सो एफ नेट क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ए इधर की तरफ है, एफ नेट कितना बन रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे, mg sin थीटा नीचे, तो mg sin थीटा हुआ पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन नेगेटिव, इज इक्वल टू ma। अगर मैं यहां से
मान लीजिए एक्सेलरेशन भी दे रखा होता और म्यू और एन ना दिया हो, तो यहां से मैं एफ निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ए। कब? जब ए गिवन हो। तो यहां से एफ क्या निकलेगा? एफ को इधर ले जाऊंगा, एम ए को इधर ले आऊंगा, तो क्या बनेगा? एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। एफ इज इक्वल टू एम कॉमन आ गया, जी साइन थीटा माइनस ए, अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो एक तो तरीका ये हो गया कि W इज इक्वल टू माइनस, और क्या लिख दोगे आप? माइनस सिर्फ क्या शो कर रहा है? नेगेटिव वर्क डन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। एम जी साइन थीटा माइनस ए इंटू एफ की वैल्यू रख दी एस, ये हो गया एक आंसर इन टर्म्स ऑफ ए। अगर ए गिवन हो तो, ए गिवन नहीं हो तो कैसे निकालोगे? तो फिर आप स्टडी करोगे कि इधर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन स्टडी करी हमने, तो क्या बन जाएगा? देखिए यहां पर एफ नेट वर्टिकल इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, नो मोशन, तो एफ नेट क्या लिखेंगे? जीरो। तो जीरो, किसी भी एक को पॉजिटिव मान लो, एन को पॉजिटिव मान लिया, तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। एन की वैल्यू आ गई एम जी कॉस थीटा। डायग्राम से भी नजर आ रहा होगा आपको कि इधर ऊपर एक फोर्स एन लग रहा है, नीचे एम जी कॉस थीटा लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एम जी कॉस थीटा। एन की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे इसमें रख दो, तो हमें क्या मिल गया? एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, और इस इक्वेशन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो वर्क डन कितना मिल गया? माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, माइनस म्यू एम जी एस कॉस थीटा। डन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया जाएगा और यहां से आप निकाल सकते हो। तो बस इसी तरीके से अब चाहे फिर मैं वर्टिकली अपवर्ड मोशन करवा दूं, डाउनवर्ड मोशन करा दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट यही आप लोगों को लगाना है। कितनों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई?